हाँ जी, तो आ गए हैं बोर्ड एग्ज़ामिन्स, आने ही वाले हैं, प्री बोर्ड हो गए हैं हर एक बच्चे के। और प्री बोर्ड जैसे भी गए हों, बस मैं कह रही हूँ कि टेंशन मत लेना। देखिए, प्री बोर्ड जब भी होते हैं ना, तो वो उसमें जो मार्किंग हमें दी जाती है, वो इसी तरह वो बहुत ज़्यादा टफ मार्किंग की जाती है, इसलिए कि हर बच्चा ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाए, इसलिए उसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पेपर चेक किया जाता है। तो उसकी तो टेंशन मत लीजिएगा, कैसा हुआ, कैसा नहीं हुआ। जिनका अच्छा गया है वो भी खुश रहें, जिनका अच्छा नहीं गया है वो तो और भी ज़्यादा खुश रहें, क्योंकि कोई बात नहीं, अभी तो कहते हैं ना मेन रेस बाकी है। तो देखिए, अब बोर्ड प्री बोर्ड हो गए हैं, बोर्ड आने वाले हैं, तो अब आपको किसी को भी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है ना। और हर बच्चे का यही एग्ज़ाम रहेगा कि बोर्ड एग्ज़ाम आ गए हैं, हर बच्चे का यही क्वेश्चन रहता है कि एग्ज़ाम में कुछ याद नहीं रहता। क्वेश्चन पेपर देखते तो सब ऐसा लगता है कि कुछ पढ़ा ही नहीं है, पेपर कभी कंप्लीट ही नहीं होता, ऐसा लगता है कि 3 घंटे नहीं 6 घंटे मिलने चाहिए। और क्या कहते हैं कि जो खतरनाक एक जो पेपर होता है, जिसमें हर एक बच्चे का कोई ना कोई एक वीक पेपर, वीक सब्जेक्ट होता है, कि उसको उस चीज़ का खौफ रात में सोते वक्त भी आता है। जैसे मुझे हमेशा मैथ्स के पेपर का होता था कि मुझे लगता था कि मैथ्स का पेपर स्टार्ट हो गया है और जब मैं स्कूल जाऊंगी तो मुझे मेरे से कुछ आ ही नहीं रहा होगा। और मुझे तो कभी कभी ये भी लगता था कि मैं स्कूल जा रही हूँ मैथ्स का एग्ज़ाम देने और मैं लेट हो गई हूँ। तो ऐसे खतरनाक सपने तो मुझे हमेशा आया करते थे। ठीक है, तो देखिए, कोई भी टेंशन मत लीजिए, है ना। मैं आपको पूरी स्ट्रैटेजी बताऊंगी। मेरा आज का टॉपिक ही यही है कि गिव योर बोर्ड एग्जाम विद स्माइल। जी हाँ, प्रेशर मत लीजिए, स्माइल के साथ। देखिए, पूरा साल आपने पढ़ा है, ठीक है ना, पूरा साल आपने पढ़ा है, और अगर आपको अभी भी लग रहा है कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ या कुछ रह तो नहीं गया, तो आपको लगता रहेगा, ठीक है ना। तभी ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन पेपर खोलते हैं और हमें लगता है कि हमें कुछ भी नहीं आता, पर ऐसा नहीं है। इट्स वेरी कॉमन, वेरी नेचुरल थिंग है कि हर एक बच्चे को लगता है कि उसको पेपर नहीं आता है, ठीक है ना। और अब मैं देखिए, अच्छा मैं ये बता दूं कि मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको बताऊंगी, पूरे 7 पॉइंट हैं, और आपकी एक तरह की स्ट्रैटेजी हो जाएगी और आपको बहुत ज़्यादा इससे कॉन्फिडेंस मिलेगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, वीक सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करनी है। देखिए, वैसे सही बताओ तो वीक सब्जेक्ट और ऐसा कुछ होता नहीं है। मोस्टली वो सब्जेक्ट हम वीक मानते हैं खुद को उस सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट में या तो वो हमें बोरिंग लगता है, या फिर जो सब्जेक्ट हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है, मैस्ड अप रहते हैं हम, उसमें कुछ भी क्लैरिटी नहीं होती है, ठीक है ना। तो उस सब्जेक्ट को हम अब मानते हैं कि हम उसमें वीक हैं। तो वीक जैसा कुछ नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा अपना एटीट्यूड चेंज करना है, अगर जिसमें आपको लगता है कि आप उस चीज़ में अच्छा नहीं कर पाते हो, तो उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना स्टार्ट कर दो। जी हाँ, जैसे किसी के लिए इंग्लिश का वो सब्जेक्ट होता है, किसी के लिए मैथ्स का होता है, किसी के लिए केमिस्ट्री का सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो आपको उस सब्जेक्ट में बाकी सब्जेक्ट से थोड़ा सा ज़्यादा कहते नहीं, एक उस माँ का जो एक बच्चा है जो थोड़ा सा ज़्यादा कमज़ोर है, तो उसको ज़्यादा ध्यान देगी बाकी बच्चों से ज़्यादा, ठीक है ना। तो आपको उसी तरह से ध्यान देना है अपने वीक सब्जेक्ट के लिए। आपको अच्छा, मैं ओवरऑल पेपर का बता दूँ, को आपको ये चीज़ करना है तो करते ही रहना है। आपको रिवीजन करनी है, ठीक है, आपको रिवीजन करनी है, बहुत ज़्यादा अच्छे से करनी है। और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको क्वेश्चन पेपर, जी हाँ, आपको क्वेश्चन पेपर और सैम्पल पेपर आपको करते ही रहना है। खूब मतलब ऐसे घर पे ऐसा माहौल बना लीजिए कि रूम में बैठे हैं, 3 घंटे का आपने टाइम ले लिया है, 15 मिनट्स आपको पेपर को रीड करने के लिए दे रहे हैं, प्रॉपर वैसा ही घर में एटमॉस्फेयर बना लीजिए, ठीक है। तो आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए। आप लास्ट 5 ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, ठीक है ना, उनको ले सकते हैं, उनको अच्छे से सॉल्व कीजिए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, एकदम वैसे ही घर पे एटमॉस्फेयर बना लीजिए। ये नहीं कि आप उठ के खाना खाने जा रहे हैं या चाय पीने जा रहे हैं, ऐसा नहीं। वो 3 आवर है, तो 3 आवर में आपको उसी तरह से बैठना है अपने रूम में और वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। पहले उस सब्जेक्ट का जिसमें आप वीक है, ठीक है ना, उसका तो ज़्यादा ही सॉल्व करना है। बाकी जैसे बाकी सब्जेक्ट के अगर आप 5-5 कर रहे हैं, तो उसके मैं कहूँगी आप 10-10 क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, ठीक है ना। उसके बाद जैसे मॉक टेस्ट होते हैं वो देते रहिए, या सैम्पल पेपर्स होते हैं तो वो सॉल्व कीजिए। और मैं सही बता रही हूँ कि लास्ट ईयर के जो पेपर्स आते हैं ना, उनको आप अच्छे से सॉल्व कीजिए, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो वीक सब्जेक्ट की भी और बाकी सारे जो सब्जेक्ट है उनकी इसी तरह से आप प्रिपरेशन कीजिए। रिवीजन, देखिए, आपको रिवीजन करना है और हर एक सब्जेक्ट की करनी है डीपली, ठीक है ना। देखिए, रिवीजन रिवीजन कर अगर आप एक बार अच्छे से कर लेंगे ना, हाँ, रिवीजन में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अगर आप एक बार कर लेंगे ना, तो किसी भी एक सब्जेक्ट को आपको 50 बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर क्योंकि आपने अगर एक सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ ही लिया है, तो फिर आप
का टाइम नहीं जाएगा। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि इस चीज़ की रिवीजन कर लूँ, उस चीज़ की रिवीजन कर लूँ, तो वो 4-4 5-5 सब्जेक्ट की रिवीजन एक साथ करते रहते हैं और क्या कहते हैं, हाँ ये इस टाइम में ये भी कहूँगी कि आप एक टाइम पे 1 या 2 सब्जेक्ट की ही रिवीजन करें और डीप रिवीजन करें, है ना। ड्राई रिवीजन नहीं करनी है, आपको डीप रिवीजन करनी है। डीप रिवीजन का मतलब ये है कि आप जैसे पेन कॉपी लीजिए, पेन कॉपी लेकर अच्छे से लिखते हुए, मैं नहीं कह रही हूँ कि आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, आपको प्रॉपर नोट्स नहीं बनाने हैं, आपको एक रफली नोट्स बनाने हैं, लेकिन साथ ही साथ जो भी टॉपिक है, देखिए लिखने से कोई भी चीज़ बहुत ही अच्छे से याद रहती है, ठीक है ना। तो आप डीप स्टडी कीजिए, ड्राई स्टडी मत कीजिए, ठीक है ना। नोट्स बनाइए, रफली नोट्स बनाइए, इतना सजाने वजाने की ज़रूरत नहीं है। और इससे एक और चीज़ अच्छी होगी कि जो बच्चे कहते हैं कि मेरा पेपर पूरा नहीं हो पाता, मेरा पेपर पूरा नहीं हो पाता ना, तो रिवीजन करते करते उनको लिखने की आदत अच्छी हो जाएगी। जब वो मॉक पेपर जो होते हैं, जो सैम्पल पेपर होते हैं, जो क्वेश्चन पेपर होते हैं, अगर वो सॉल्व करेंगे और घर पे 3 घंटे उसी तरह से बैठेंगे उस माहौल में, तो उनको पेपर सॉल्व करना बिल्कुल भी ईजी रहेगा और उनको 3 घंटे उनको लगेगा कि मैं तो एग्ज़ाम ही दे रहा हूँ। तो जब जिस दिन उनका मतलब एग्जामिनेशन हॉल में जिस दिन वो एक्चुअली एग्ज़ाम देने जाएंगे, उनको वो प्रेशर कभी फील होएगा ही नहीं। फर्स्ट पॉइंट था कि वीक सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करनी है। सेकंड पॉइंट था कि डीपली रिवीजन करनी है, ड्राई रिवीजन नहीं करनी है। और थर्ड पॉइंट मेरा ये है कि कोई भी जो भी आपका सब्जेक्ट है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को ये रहता है कि हमें याद जल्दी नहीं होता या याद ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं रहता है, ठीक है ना। तो याद जल्दी नहीं होता है और ज़्यादा लंबे टाइम तक वो चीज़ मेमोराइज नहीं होती है, ठीक है ना, याद नहीं रहती है। तो आप क्या करें, अपना जो भी सब्जेक्ट है ना उसको किसी ना किसी एग्जाम्पल या इंसिडेंट से जोड़ लें। देखिए हमें अपने लाइफ के ना हाइलाइट्स ही याद रहते हैं, चाहे वो नेगेटिव हाइलाइट्स हो, चाहे वो पॉजिटिव हाइलाइट्स हो, ठीक है ना। हमें अपनी लाइफ की बुरी चीज़ें याद रहती हैं सबसे ज़्यादा और अच्छी चीज़ें याद रहती हैं, ठीक है। तो इसी तरह आप जैसे कोई भी थ्योरेटिकल पेपर है, ठीक है, तो थ्योरेटिकल पेपर को आप क्या कर सकते हैं कि आप उसके साथ कोई इंसिडेंट, कोई एक्सीडेंट या कोई भी एग्जाम्पल यूज़ करके उसको याद कर लेंगे ना। जैसे आप मतलब नोट्स बना रहे हैं तो उसके साथ कोई एग्जाम्पल लिख लीजिए। मैं कह रही हूँ आपको वो चीज़ लाइफ टाइम याद रहेगी, ठीक है ना। तो मेरा भी एक ये स्ट्रेटेजी रहती है कि हर एक चीज़ के साथ कोई एग्जाम्पल या इंसिडेंट जोड़ लेती हूँ, तो इससे मुझे वो चीज़ लाइफ टाइम तक याद रहती है। तो जिन बच्चों को ज़्यादा लंबे टाइम तक याद नहीं रहता है और जल्दी याद नहीं होता है, तो उनके लिए बेस्ट टेक्निक बता रही हूँ हर एक चीज़ मेमोराइज करने की, ठीक है ना। और नेक्स्ट मैं यही कहूँगी कि हाँ, टाइम मैनेजमेंट। देखिए हर एक सब्जेक्ट को, देखिए हर सब्जेक्ट के सेम मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। तो हर एक सब्जेक्ट को हमें भले आपका कोई भी वीक सब्जेक्ट हो उसको भी ज़्यादा ध्यान देना है, लेकिन एग्ज़ाम में जो हमें मार्क्स मिलेंगे हमें हर एक सब्जेक्ट के मिलेंगे, ठीक है ना। तो पार्शियलिटी तो खैर किसी सब्जेक्ट के साथ कर नहीं सकते हैं, तो इसलिए हमें हर एक सब्जेक्ट को अच्छा सा टाइम देना पड़ेगा, मतलब टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा ना। तो देखिए आप पहले तो वो जो वीक सब्जेक्ट है, मैं तो कह रही हूँ उसको आप सबसे पहले करके रखिए, क्योंकि जिसमें आपको लगता है कि इसमें तो बहुत ही ज़्यादा बेड़ा गर्क हो जाएगा, तो आप क्या कीजिए, उस सब्जेक्ट को आपको ज़्यादा ध्यान देना है। और उसमें क्या करना है कि फॉर एग्जांपल जैसे आपका एक मैथ्स का सब्जेक्ट है, ठीक है ना, तो उसमें कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो आपको बिल्कुल ही अच्छे नहीं लगते, ऐसे लगता है कि वो करने जाएंगे तो पूरा पेपर ही नहीं आएगा, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं, 2 तरह की चीज़ें कर सकते हैं। या तो आप पहले वो टफ सब्जेक्ट, मतलब जो टफ चैप्टर्स हैं उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा अच्छा वाला टाइम है तो उनकी सबसे पहले प्रैक्टिस कर लीजिए। या फिर जो उन सारी जो पूरी जो एक बुक है, सिलेबस है, तो उनमें जो ईजी जो चैप्टर है, मतलब जितने भी आपको, वो टफ चैप्टर को छोड़ के जितने भी आपको लगते हैं कि हाँ ये मैं कर लूँगा, इसमें बस हल्का सा देखना है, मैं फिर कर लूँगा या कर लूँगी, ठीक है, तो आप वो सारे चैप्टर कर लीजिए। या तो पहले टफ वाले कर लीजिए या फिर पहले जो कम टफ है वो कर लीजिए, ठीक है ना। तो मतलब कहीं ना कहीं करके आप अपनी पक्का कीजिए वो सब्जेक्ट, उसका जो वो मतलब उसको 70-80% तक पक्का करने की कोशिश कीजिए। अगर आपने किसी भी एक सब्जेक्ट को 70-80% पक्का कर लिया ना, तो बाकी का 20-30% की आपको इतना ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगा, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मैथ्स का सब्जेक्ट छू ही नहीं रहे हो, केमिस्ट्री का सब्जेक्ट टच ही नहीं कर रहे हो कि नहीं करने बैठा तो मैं बाकी सब्जेक्ट पे फोकस कर ही नहीं पाऊंगा, इसी में लग जाऊंगा, तो आप उनका एटलीस्ट ईजी वाले जो चैप्टर है उनको तो कर लीजिए। फिर जब तसल्ली से अच्छे से टाइम लेके आपको कि हाँ ये करना तो करना ही है, तो फिर उसको अच्छे से सैम्पल पेपर वगैरह लेके बैठ के तसल्ली से उस पर थोड़ा ज़्यादा टाइम देते हुए रिवीजन करनी है, उसका फॉर्मूला किसी न किसी तरह से निकालना है, उसमें कोई ना कोई करके एग्जाम्पल सेट करना है। कोचिंग जो टीचर होते हैं वो कोई ना कोई तरह से फॉर्मूला बताते हैं, उस चीज़ का फॉर्मूला याद रखने के लिए कोई ना कोई स्टोरी रिलेट कर देते हैं, है ना। तो पहले ईजी चैप्टर कर लीजिए या फिर टफ कर लीजिए,
ठीक है ना, ताकि आप मतलब हर एक सब्जेक्ट का 80% तो आपका रिवाइज हो ही जाना चाहिए अच्छे से, मतलब हर एक सब्जेक्ट का आपको 80% तो ऐसा लगना ही चाहिए कि हाँ ये तो मुझे इतना आता है, ठीक है, ताकि 20% आप बात तक कर पाए, ठीक है। तो आपको ये करना है। उसके बाद मैं ये कहूँगी कि इसके बाद जो 5th पॉइंट है, मैं ये कहूँगी कि आपको अपने आँख, कान, नाक खुले रखने हैं, ठीक है ना। इसका क्या मतलब है, देखिए आप क्या है, आप एक स्टूडेंट है, और जो एक स्टूडेंट होता है ना, वो खाली अपनी स्टडीज़ के लिए, अपनी नॉलेज के लिए, अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए काफ़ी बुक, सिर्फ और सिर्फ बुक पे ज़्यादा डिपेंड नहीं रहता, या फिर इंटरनेट पे डिपेंड नहीं रहता। वो अपने आसपास से सीखता है, ठीक है ना, वो अपने कानों से सीखता है। कानों से सीखने का क्या मतलब है, देखिए मैं जब ग्रेजुएशन कर रही थी, बीकॉम का मेरा जो बीकॉम साइड से थी, बीकॉम स्ट्रीम थी मेरी, तो मैं ना मतलब मैं यूपीएससी की भी प्रिपरेशन साथ साथ कर रही थी। तो जो एक यूपीएससी का जो बच्चा होता है और जो एक स्टूडेंट होता है, उसको समझ में आ जाता है कि मुझे खाली बुक से ही नहीं पढ़ना है, मुझे हर तरफ से पढ़ना है। हर तरफ से पढ़ने का मतलब ये है कि जैसे आप खाना खा रहे हैं तो आप न्यूज़ देख रहे हैं, मतलब हर एक चीज़ से अप टू डेट है। तो ये अप टू डेट रहने का क्या फ़ायदा रहता है कि आपको आपके एग्ज़ाम्स में एक पर्सपेक्टिव मिल जाता है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मोदी जी की कोई स्कीम थी, तो मैं अपने ग्रेजुएशन के लॉज के जो पेपर होते थे, या फिर मतलब सोशल स्टडीज़ के जो 12th में पेपर्स होते थे, मैं कहीं ना कहीं वो स्कीम फिट कर देती थी। भले मैंने वो चीज़ पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, लेकिन मैं सुनी तो है, मैंने समझी तो है, बाद में उसको जाके सर्च भी किया है, ठीक है ना। तो एक जो स्टूडेंट होता है ना, ये चीज़ मैंने बहुत बचपन से सीख ली थी कि एक स्टूडेंट के आँख कान नाक खुले होने चाहिए, ठीक है ना। मुझे ये समझ में आ चुका था, क्योंकि यूपीएससी भी एक करने का मोटिव था, और यूपीएससी के जो बच्चे का एक यही रहता है कि वो खाली बुक पे ही नहीं डिपेंड रहता, वो अपने चारों तरफ से सीखता है, चारों तरफ से समझता है और चारों तरफ से पढ़ता है, ठीक है। तो आपको भी ऐसे ही करना है, ताकि जब भी आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, आप मान लीजिए सोशल स्टडीज़ का एग्ज़ाम दे रहे हैं या किसी भी चीज़ का दे रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास इतने ज़्यादा एग्जाम्पल्स हो उसमें देने के लिए, इतना ज़्यादा पर्सपेक्टिव हो, इतना अच्छा नज़रिया हो एग्ज़ाम लिखने का, एग्ज़ाम देने का। देखिए क्योंकि कोई किसी भी चीज़ में एक मेन बॉडी, मतलब एक स्टार्टिंग होती है, उस चीज़ की हिस्ट्री होती है, ठीक है ना, फिर मेन बॉडी होती है, ठीक है। मेन बॉडी में आप एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, स्टार्टिंग के लिए आप किसी अच्छी कोट से स्टार्ट कर सकते हैं, जो एंडिंग होती है, एंडिंग में कंक्लूजन देना होता है। तो खाली आप बुक से पढ़ेंगे ना, तो आपका माइंड बहुत ज़्यादा लिमिटेड रहेगा। तो आपको लिमिटेड माइंड या लिमिटेड पर्सपेक्टिव नहीं रखना है, आपको ब्रॉड पर्सपेक्टिव रखना है। आपको खाली बुक या इंटरनेट से ही मतलब उस पर डिपेंड नहीं होना, आपको अपने आँख कान नाक खुले रखने हैं, अपना पर्सपेक्टिव देना है। मैं तो ये तक सुना है कि बाहर जो अदर कंट्री की जो यूनिवर्सिटीज़ होती है, उसमें तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू और पर्सपेक्टिव तो एग्ज़ाम में लिख के आना ही पड़ता है, ठीक है। और आगे जाके आपको हर एग्ज़ाम में अपना पर्सपेक्टिव लिखना ही पड़ेगा। अगर आप किसी भी एग्जाम में, जैसे गवर्नमेंट का क्या पर्सपेक्टिव है, क्या स्कीम चल रही है, और आपका क्या पर्सपेक्टिव है, आपकी क्या उस पर राय है। अब तो एग्जाम में आता भी है कि आपकी क्या राय है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है ना, आपका क्या इस पर कंक्लूजन है, ठीक है, तो सब पूछते हैं। तो आप अपने आँख कान ना खुले रखिए। आप एक स्टूडेंट है, चाहे वो 9th के हों, चाहे 10th के हों, चाहे ग्रेजुएशन के हों, चाहे यूपीएससी के हों, ठीक है ना। तो आपको एकदम ब्रॉड माइंड से स्टडी करनी है, ठीक है। और मैं ये एक बात कहूँगी कि एग्ज़ाम से पहले का ये जो टाइम होता है, जिस पे आप क्वांटिटी और क्वालिटी, मतलब इस एग्ज़ाम से पहले का जो टाइम होता है, इस पे आप क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जब एग्ज़ाम होगा तो आपके पास क्वांटिटी क्वालिटी दोनों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। इतना लंबा पेपर होगा आप, लेकिन आपको हर एक क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से लिखना है। तो एग्ज़ाम से पहले का जो टाइम है बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिए, अपने हिसाब से सब्जेक्ट चूज़ कीजिए, उसे पढ़िए, और उस पर किस पे कितना टाइम देना, मतलब किसकी क्वांटिटी को किस तरह से मैनेज करना है, किसकी क्वालिटी इंप्रूव करनी है, तो आप खुद ब खुद देख सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जब जिस दिन एग्ज़ाम होगा तो आपको पता है कितने नंबर के कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने लेवल का आंसर लिखना पड़ेगा, मतलब किस क्वालिटी में वो आंसर लिखना पड़ेगा, किस क्वालिटी में वो आंसर लिखेंगे तो जो मतलब पेपर चेकर करने वाले होते हैं उनको वो आंसर पसंद आएगा, ठीक है। तो आपको हर एक पर्सपेक्टिव पे ध्यान देना है, ठीक है ना। इसके बाद मैं ये कहूँगी कि जब भी आपका मतलब एग्ज़ाम हो ना, तो एग्ज़ाम वाले दिन आप टाइम पर पहुँचे। जी हाँ, बी ऑन टाइम, ठीक है ना। टाइम पे पहुँचिए, टाइम से पहले पहुँचिए, इन टाइम हो जाइए, ऑन टाइम भी मत होइए, आप इन टाइम हो जाइए, टाइम से पहले पहुँच जाइए। देखिए टाइम से पहले पहुँचने का फ़ायदा ये रहता है कि आप बहुत ज़्यादा स्टेबल फील करते हैं। आप 2 सेकंड भी लेट पहुँचे ना, 2 सेकंड या 2 मिनट भी लेट पहुँचे ना, आपका पूरा मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाएगी उस टाइम, मतलब इतना ज़्यादा आप इम्बैलेंस हो जाएगी आपकी मेंटल हेल्थ। आपको लगेगा हाय मैंने 2 मिनट वेस्ट कर दी, फिर आप जाओगे, फिर
पढ़ोगे पढ़ोगे जल्दबाजी में, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ोगे उस चीज़ को, अच्छे से पढ़ नहीं पाओगे, अच्छे से एग्ज़ाम दे नहीं पाओगे, आपको ये लगेगा कि मैं इतना लेट हो गया हूँ या लेट हो गई हूँ, अब मेरा क्या होगा, ठीक है ना। तो आप लाइफ में कहीं कभी भी लेट मत होइए, कहीं भी किसी भी जगह पे लेट मत होइए। मैं माशाल्लाह कभी लेट नहीं होती हूँ। हाँ, एक बार मेरे वैन वाले भैया स्कूल जो जाती थी, तो वो पता नहीं उनकी वजह से ज़रा सा लेट हो गई थी, कुछ 2-4 मिनट लेट हो गई थी, तो उससे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही थी, ठीक है। तो आपको लेट नहीं होना है, टाइम कोशिश कीजिए टाइम पर पहुँचिए, टाइम से पहले ही पहुँचिए। और मैं ये कहूँगी कि आप खाना वाना खा कर जाएँ, ठीक है ना। भले आपको सुबह जो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करने की आदत है या नहीं है, लेकिन आप खाना वाना खा कर जाएँ, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही खा के जाए, लेकिन ये कि खा के जाए, दूध वगैरह पी ले, ब्रेकफास्ट अच्छे से कर ले, ताकि आप वहाँ पे मतलब कोलैप्स ना कर जाएँ, बेहोश ना हो जाए, आप थोड़ा फ्रेश फील करें। और हाँ, इसके बाद मैं एक और पॉइंट कहूँगी कि एग्ज़ाम से पहले थोड़ा सा रिलैक्स रहिए, ठीक है ना। रिलैक्स रहिए, और कुछ भी अगर आपको नया मिलता है ना, अगर टाइम है तो पढ़ लीजिए, बहुत कैजुअली पढ़ लीजिए, इतना टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। थोड़ा अच्छे से समझते हुए खुशी से पढ़िए, ये नहीं कि अरे ये भी चीज़ मुझे मिल गई, अब ये भी पढ़ना पड़ेगा, तो मतलब बहुत ज़्यादा अपने आप को इतना टेंशन मत दीजिए, प्रेशर मत दीजिए, ठीक है ना। एकदम तुरंत एग्जाम से पहले कुछ नया पढ़ेंगे तो पहले का भी हो सकता है कि आप पहले वाला भी भूल जाओ उस नए को पढ़ने के चक्कर में। तो हौच पौच मत होने दीजिए कुछ भी, ठीक है ना, मैस जब मत होने दीजिए कुछ भी, ठीक है। तो ये पूरी स्ट्रैटेजी थी एग्ज़ाम को लेकर, आई होप आपको समझ में आ रही होगी। और हाँ, एक और मैं पॉइंट बता दूँ इसमें, आई थिंक पॉइंट जितने भी उससे कुछ ज़्यादा या कम हो गए होंगे, आई होप ज़्यादा ही हो गए होंगे, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे बड़ी बात मैं कहूँगी कि आपको कभी भी एक्सक्यूज़ नहीं देना है कि क्या करूँ, मैं तो बहुत थक जाता हूँ, मैं तो बहुत पढ़ने की कोशिश करता हूँ, या मैं तो बहुत पढ़ने की कोशिश करती हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ, मुझे टाइम ही नहीं मिलता है। और क्या कहते हैं कि आपको पता है, मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट भी देखे हैं जो बहुत ज़्यादा अंडर प्रिविलेज है, ठीक है ना। वो पहले सुबह मॉर्निंग में स्कूल जाते हैं, वहाँ से आने के बाद अपने पेरेंट्स की जो भी जॉब होती है वहाँ पे जाके हेल्प भी करवाते हैं, कोई बिजनेस है तो वहाँ पे जाके हेल्प भी करवाते हैं, ठीक है ना। तो आपको कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं देना है, किसी को भी कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं देना है। सो प्लीज़ नेवर एवर गिव एनी एक्सक्यूज़ टू एनी वन, ठीक है ना। आप किसी और को एक्सक्यूज़ नहीं दे रहे हो, आप खुद को एक्सक्यूज़ दे रहे हो, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग बच्चे स्टूडेंट भी देखे हैं जो अंडर प्रिविलेज होके भी बहुत कुछ अचीव किया है, ठीक है ना। हमारे पास तो एक हमारा रूम है, बुक्स हैं, टेबल है, स्टडी टेबल है, मतलब कंफर्ट लाइफ है माशाल्लाह, ठीक है ना। तो हम पढ़ सकते हैं, हमें सिर्फ चीज़ें डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, तो आपको कोई भी चीज़ डिस्ट्रैक्ट ना करे, ठीक है ना। तो आप दुनिया को एक्सक्यूज़ नहीं दे रहे हो, और आप सिर्फ खुद को एक्सक्यूज़ दे रहे हो। अगर आप एक ऐसे बच्चे जो आपको लगता है कि हाँ हाँ आपने 100% दिया है, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा शिद्दत से पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो जो ऐसे बच्चे हैं जिनको वाकई लगता है कि उन्होंने अपना 100% दिया है, तो फिर मैं कह रही हूँ, अगर आपके मार्क्स कम भी आ जाए ना, वैसे तो ज़्यादा ही आएंगे, अगर कम भी आ जाए ना तो कोई बात नहीं, डोंट वरी, ठीक है ना। क्योंकि मेरा एक बात का ये मानना है कि आप जिस भी चीज़ के लिए बने हो ना, ऊपर वाला आपको उस जगह तक पहुंचा देगा, और ज़रूर पहुंचाएगा, और सही टाइम पर ज़रूर पहुंचा देगा, ठीक है ना। तो किसी भी चीज़ की टेंशन मत लो, प्रेशर मत लो, स्माइल से एग्ज़ाम देने जाओ, चाहे वो बोर्ड का एग्ज़ाम हो, चाहे वो प्री बोर्ड हो, चाहे वो ग्रेजुएशन का कोई एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो नीट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो जेईई का एग्ज़ाम हो, कोई सा भी लाइफ का बड़े से बड़ा एग्ज़ाम हो, चाहे वो लाइफ का ही कोई ना कोई एग्ज़ाम हो, खुशी से देने जाओ। देखो, माइंड सेट, मैं मानती हूँ कि माइंड सेट हैज़ पावर, ठीक है ना। माइंड सेट में बहुत बड़ी पावर है। जिस चीज़ का आप सोच लेते हो ना कि अच्छा होगा, तो अच्छा ही होता है, ज़्यादातर अच्छा ही होता है, ठीक है ना। हाँ, उस चीज़ के लिए आपको एक्शन लेना पड़ता है, खाली अच्छा सोचने से अच्छा नहीं होता है, एक्शन भी लेना पड़ता है। हाँ, अगर आपने अच्छा सोच लिया, अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, उस चीज़ के लिए अच्छा एक्शन ले लिया, तो आपको बस प्रेशर फ्री हो जाना है, ठीक है ना। खुश रहना है, कामयाब रहना है, ठीक है ना, मतलब हेल्दी रहना है, खुश रहना है, और आपको कामयाबी मिलेगी, और ज़रूर मिलेगी, ठीक है ना। तो खुश रहिए, और अपनी हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान देना स्टार्ट कीजिए, और सब अच्छा हो जाएगा। प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है ना। और रिवीजन ज़रूर करिएगा, रिवीजन करना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, और लाइफ में आगे बढ़िए। चलती हूँ, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं इंशाल्लाह कभी इन फ्यूचर ये वीडियो बनाऊंगी कि आप अपने वीक सब्जेक्ट को, या फिर जिस सब्जेक्ट में आप वीक हो, उसको आप अपना फेवरेट सब्जेक्ट किस तरह से बना सकते हो, ठीक है ना। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।